अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और आज हम जो ओईटी का हमारा सेकंड सेशन है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो आज का हमारा स्पेशल फोकस होगा ना वो होगा हमारा राइटिंग पे। और आज स्पेशली जो हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं वो डॉक्टर उस्मान मज़हर हैं। मेरे फ्रेंड भी हैं, कोलीग भी हैं, और इन्होंने मुझे भी जो है ना इन्होंने तैयारी करवाई थी ख़ास तौर पे एज़ फार एज़ राइटिंग इज़ कंसर्न। तो उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला, आवाज़ आ रही है। चलें ठीक है, हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद उस्मान जो है फिर आपको स्पेशल जो गुरु टिप्स है ना वो आपको देंगे। अच्छा, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शोएब भाई का, जो मैड ब्रोस जिनका ये चैनल है, जिनके तवज्जुह से हमने ये स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने बेसिक पिछले सेशन में इंट्रो दे दिया था। आज हम जो है डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड हम ओईटी राइटिंग पे आएंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि राइटिंग में जो है मेन जो न्यू क्राइटेरिया है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया, उसमें छह चीज़ें हैं जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है। सबसे पहले ये है आपका पर्पस। जब भी आपने किसी भी लेटर को लिखना है तो आपने इन छह चीज़ों को याद रखना है। जो फर्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास पर्पस, यानी कि जो आप लेटर्स लिख रहे हैं उनका पर्पस क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेटर्स हैं वो बेसिकली दो तीन टाइप्स के हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो लेटर आपको एग्जाम में आता है वो आपके पास आता है रेफरल लेटर, और जो सेकंड लेटर आपके पास आ सकता है वो है डिस्चार्ज लेटर। लेकिन बहुत रेयरली ही डिस्चार्ज लेटर आता है, ज़्यादातर आपके पास रेफरल लेटर आता है। तो जो हमारी सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो रेफरल लेटर पे ही होगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि न्यू ग्रेडिंग क्राइटेरिया में छह चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है पर्पस, यानी कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, किस पर्पस से लिख रहे हैं। ठीक है, इसका अगर ये रेफरल लेटर है तो आप रेफर क्यों कर रहे हैं एक बंदे को। सेकंड चीज़ है इसका कंटेंट, यानी कि जो आपने जो चीज़ें अंदर राइटर में लिखी हैं, क्या वो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है, वो बात जो है आपकी कन्वे कर रहा है या नहीं अगले बंदे तक। दूसरी चीज़ है आपके पास कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, यानी कि जो आपने लेटर लिखा है वो ये नहीं है कि आपने जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो सारी की सारी ही आपने लेटर में लिख दी है, क्योंकि इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा ये बड़ा लेटर हो जाएगा, और आपने उसको कंसाइज करके समराइज करके जो है उस लेटर को लिखना है, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात आपकी बिल्कुल क्लियर, क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ चीज है आपका यॉनरा और स्टाइल। इस लेटर में जो एक की वर्ड अगर मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि जो आपका लेटर है वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। जैसे कि एक प्रोफेशनल बंदा दूसरे प्रोफेशनल बंदे को लिख रहा है, यूजुअली जो हम लोग जिस तरह ऐसे राइटिंग करते हैं या जिस तरह हम किसी एक दूसरे को मैसेज करते हैं उस तरह नहीं हमने इसको लिखना है। इसको हमने इस तरह लिखना है कि लेटर ये प्रोफेशनल लगे, कि किसी जैसे आपके पास प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, आपने गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस देखे होंगे, वो एक बड़े प्रोफेशनल लेटर में पैसिव वॉइस में जो है ना वो एक सेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं। तो उसका स्टाइल और जॉनरा जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। बाकी पांचवा चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट। इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन और लेआउट क्या होना चाहिए। छठी चीज है आपके पास लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेज में आपकी वोकेबलरी कैसी है ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, और आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, तो ओवरऑल लैंग्वेज में सारी ही चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपको बहुत कोई हाई फाई किस्म की जो है वो वोकेबलरी नहीं चाहिए, आपको बेसिक वोकेबलरी चाहिए जो कि यूज़ होती है। लेकिन इसमें आपके पास एडिंग और कंजॉइनिंग जो वर्ड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो राइटिंग टेम्पलेट है हमारा, जो हमारी बॉडी है जिसमें हमने कहा था कि इसका लेआउट कैसा होगा। सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, जो लेटर की बॉडी है उसमें पांच जो है ना आठ चीजें हैं जो मेन मेन है। सबसे पहले जैसे भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें मेन चीज आती है एड्रेस, यानी आप जिस बंदे को लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। उसमें आपने डॉक्टर का नाम लिखना है, उसकी स्पेशलिटी लिखनी है, और उसका जो भी एड्रेस या हॉस्पिटल का नेम जो भी लिखा होगा वो आपने सारी चीजें लिखनी है तरतीब में। उसका आपको मैं एग्जांपल भी अभी दिखाता हूँ। उसके बाद लाइक एनी अदर लेटर वी यूज टू डू इन एफएससी, हमने आज की डेट लिखनी है, और उस पेशेंट को उस जो डॉक्टर है उसका लास्ट नेम लिखना है।
फिर हमने री यानी कि रेफरेंस में हमने लिखना है पेशेंट का नेम, जिस पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं उस पेशेंट का फुल नेम लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो फिर हम उसकी एज लिख देंगे। अब आ जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट, आ जाता है इंट्रोडक्शन। इसका मैं आपको एड्रेस जो है उसका जो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है। ये देखें, ये है हमारे पास एक लेटर था जिसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। उसमें हमने डॉक्टर का नाम लिखा, उसका प्रोफेशन लिखा, उसके ये हॉस्पिटल का सारा एड्रेस, ये आपको लेटर के एंड पे टास्क में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद हमने आज की डेट डाली और उस डॉक्टर को रेफर किया जिसका नाम था, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद हमने उसका रेफरेंस लिखा कि हमारे पास जो पेशेंट है मिस लूसी क्लार्क है, मिसेस, और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी इसलिए हमने एज नहीं लिखी। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे कि इंट्रोडक्शन। यूजुअली जो इंट्रोडक्शन है वो 2 सेंटेंसेस पे का होता है। ठीक है, इसमें आपने बस मेन जो है पर्पस लिखना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। इसके लिए टिपिकल लाइंस होती हैं, वो मैं लाइंस आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें ये आता है कि आई एम राइटिंग टू रेफर मिस लूसी हुज फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ वर्सनिंग ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, और फिर उसमें योर फर्दर असेसमेंट मैनेजमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये टिपिकल लाइंस है जो आपने एक लेटर के फॉर्मेट में लिखनी होती है, जो एक टिपिकल टेम्पलेट होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास आपकी बॉडी, जो मेन बॉडी है लेटर की। उसमें आपके पास दो तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है बॉडी का पार्ट 1। अब जो भी आपके पास लेटर आता है उसमें डिपेंड कर सकता है कि कितने विजिट्स हैं। यूजुअली जो भी लेटर होता है उसमें आपके पास मल्टीपल विजिट्स होते हैं। तो जो आपकी पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने इनिशियल रेलेवेंट विजिट लिखना है, जो भी पेशेंट आपके पास आया जो उसका फर्स्ट विजिट था वो आपने मेंशन करना है, और प्लस आपने उसका सब्सिक्वेंट विजिट मैटर जो है वो मेंशन करना है। उसमें आपने अब इनिशियल प्लस सब्सिक्वेंट विजिट में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने इनिशियल विजिट जो है वो ज़रूर लिखना है। उसमें आपने पेशेंट की जो इनिशियल कंप्लेन और सिम्टम्स थे वो लिखने थे। उसके बाद आपने उसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स लिखनी है, और आपने फिर उसका ट्रीटमेंट लिखना है। फिर आपने जो सब्सिक्वेंट विजिट्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो आपने उनको समराइज करके एक ही लाइन में आपने उसको इकट्ठा करके लिख देना है। ये मैं आपको अभी जर्नल बता रहा हूँ, इसके बाद डॉक्टर उस्मान आपको इन डिटेल जो है उसकी एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। फिर सेकंड आ जाता है आपके पास बॉडी पार्ट 2। ये जो इनिशियल प्लस सब्सिक्वेंट विजिट है इसका एक ही पैराग्राफ बनेगा। जो इसके बाद अगला पैराग्राफ होगा हमारे पास बॉडी का पार्ट 2, उसमें हमारे पास फाइनल यानी टुडेज विजिट होगा कि आज हमारे पास पेशेंट क्यों आया। उसमें आपने उसकी आज की जो फाइनल जो कंप्लेन है, आज की फाइनल कंडीशन है वो लिखनी है, जो आज के दिन आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं और जो भी असेसमेंट की है वो लिखनी है, और फाइनल ट्रीटमेंट प्लान लिखना है। फिर आपके पास आ जाता है बॉडी पार्ट 3। इसमें आपने पेशेंट की जो भी पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें जो रेलेवेंट हैं टू द अबव केस एंड सिनेरियो, आपने वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आपने मेंशन करनी है। ठीक है, सेवन्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपने इन अ सेपरेट पैराग्राफ आपने लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए भी एक टिपिकल टेम्पलेट सेट लाइंस हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप उन लाइन को एक टिपिकल क्रैम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर उसमें जब आप खुद से लिखने की कोशिश करते हैं तो वो गलत गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो सेट पैटर्न है वो हम आपको सेंड भी कर देंगे। इन द व्यू ऑफ आई बिलीव द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वायर डिजीज, ये सारा आपको जो पैटर्न है ये हम आपको सेंड कर देंगे। फिर लास्ट बट जो आपके पास आ जाता है वो आपके पास आ जाती है क्लोजिंग। जस्ट लाइक एनी अदर लेटर आपने क्लोजिंग करनी है। अगर तो रेफर डॉक्टर का नाम आपके पास दिया गया है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया था डॉक्टर स्मिथ, तो हमने लिख देना योर सिंसेयरली डॉक्टर। अगर रेफर डॉक्टर का नाम नहीं लिखा, जो कि नहीं होगा, मैंने जितने भी लेटर्स पढ़े हैं सब में रेफर डॉक्टर का नाम होता है क्योंकि आपने उसको एड्रेस करना है, तो फिर आपने योर्स फेथफुली लिखना है, बट दिस इज वेरी रेयर। अब आ जाता है कि आपने एग्जामिनेशन जो आपने की, जो आपकी बॉडी का मेन पार्ट था, उसमें आपने एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स कैसे लिखनी है। अच्छा, उसमें आपने जब भी आपकी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स होंगी आपने इसमें टिपिकल लाइंस लिख लेनी है कि हिज हर फिजिकल एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल या नॉर्मल। जो आपको एग्जामिनेशन आपको डिफरेंट मिली है, जो कि नॉर्मल नहीं थी, उसको आपने एक्सेप्ट लिख के लिख देना है। जैसे कि हिज हर एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल एक्सेप्ट फॉर एन एलिवेटेड बीपी ऑफ 150/100। इसी तरह आपने इसको डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग लिखें, हिज हर फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड पॉजिटिव फाइंडिंग्स। जो भी पॉजिटिव फाइंडिंग्स होंगी वो आपने लिख देनी है।
फिर आपके पास आ जाता है कि हाउ टू राइट इन्वेस्टिगेशंस। उसमें भी आपने लिख देना है कि ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट थे वो आपने लिख देना है कि देवर ऑर्डर्ड। या उसके लिए सबसे अच्छा जो एक ये चीज़ होती है वो होती है कि रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस वर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। अगर एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन है जैसे एक्सरे है और कोई फ्रैक्चर का केस था, तो आपने सिर्फ फिर उसका स्पेसिफिकली नाम लिख देना। लेकिन यूजुअली जो है हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो फिर हम यही लिख देते हैं कि जो है रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस वर रिक्वेस्टेड। अगर कोई स्पेसिफिक जो हैं ऐसी एग्जामिनेशंस हैं जो बहुत, जैसे नीमिया का केस है और उसमें आपने मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, तो फिर आपने लिख सकते हैं कि रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग सीबीसी वाज वर रिक्वेस्टेड। अब आ जाते हैं कि आपने ड्रग प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ये सारा जो है हमने एक ही विजिट में लिखना है सारी चीज़ें, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। उसमें आपने ड्रग का जो भी नेम होगा वो आपने लिख देना प्रिस्क्राइब। जैसे आप आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको असेस किया, आपने लिखना है कि एसिटेलोप्राम वाज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, या ही शी वाज कमेंस्ड ऑन एसिटेलोप्राम। फिर आपके पास आ जाता है कंप्लेन। अब कंप्लेन में आपने जैसे ही, जैसे हम फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में हम हिस्ट्रीज लिखते हैं, इसी तरह हमने लिखना है प्रेजेंट मिस्टर एक्स, या जैसे हम उस्मान कर लेते हैं, मिस्टर उस्मान प्रेजेंटेड टू मी विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, हेड एक, टैकीकार्डिया। इस तरह आप लिख सकते हैं, या मिस्टर एक्स रिपोर्टेड। और आपने ये बात याद रखनी है, जब आप डिफरेंट विजिट्स लिख रहे हैं तो उसमें आपने जो इनिशियल प्लस सब्सिक्वेंट विजिट में अगर आपने लिखा है प्रेजेंटेड टू मी विद कंप्लेंट्स ऑफ, तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में अपनी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर लें। उसमें आपने लिखना है कि मिस्टर एक्स रिपोर्टेड दिस। एग्जैक्टली कॉपी ना करें, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग जो है वो अपनी चेंज करते रहें। फिर आपने जो हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता था बॉडी का, जिसमें हमने उसकी स्मोकिंग और ये सारी हिस्ट्री लिखनी होती थी, उसमें हम लिख सकते हैं अगर तो पेशेंट स्मोकर और ड्रिंकर है तो हम बस लिख देंगे कि ही इज़ अ स्मोकर एंड ड्रिंकर। अगर वो यूजुअली जो आता है वो सोशल ड्रिंकर, यानी कि एट इवेंट्स वो ड्रिंकिंग करता है, तो आप लिखते हैं ही इज़ नॉन स्मोकर हाउ एवर सोशल ड्रिंकर। ये आपको मैं पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा, आप इसमें से डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में भी आपने लिख देना कि हिज मेडिकल हिस्ट्री इज सिग्निफिकेंट फॉर डैश डैश डिजीज, यहाँ पे लिखना हिज मेडिकल हिस्ट्री इज अनरिमार्केबल। एलर्जी हिस्ट्री में भी आप मेंशन कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर वो एलर्जिक है तो आप लिख दें प्लीज नोट दैट ही इज एलर्जिक टू सब्सटेंस नेम, या जिस भी चीज़ की एलर्जी है। अब मैं आपको एक जो है वो रेफरेंस लेटर जो है आपको दिखा देता हूँ। ओईटी का लेटर इस तरह से आता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव, आपने इस डॉक्टर स्मिथ को एड्रेस करना है, ये लिखना है, उसका सारा एड्रेस है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी। अब ये आपके पास पूरा एक सेट क्राइटेरिया जो है, उन्होंने इतना बड़ा लेटर दिया है जिसमें मल्टीपल उसके विजिट्स हैं, एग्जामिनेशन है, सारी फाइंडिंग्स हैं। अब इन सारी चीज़ों में आपने ढूंढना है कि कौन सी चीज़ आपने इसमें लिखनी है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, टाइम आपके पास थोड़ा है। तो इसके लिए ना दो रूल्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। जब भी आपने, जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है वो आपने ये देखनी है कि जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, जो बात आप इंक्लूड करने लगे हैं या एक्सक्लूड करने लगे हैं, क्या वो रेलेवेंट, जो आप जिस बंदे को लिख रहे हैं, क्या वो उससे बात रेलेवेंट है। जैसे अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को लिख रहे हैं, तो आपके पास जो है उसकी गर्ड की जो सिम्टम्स की ट्रीटमेंट है वो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे उसमें आपने उसकी सोशल हिस्ट्री या ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर रहे हैं, तो आप उसमें जो उसकी है, कह लें कि आप उसकी जो जीआईटी के सिम्टम्स हैं या उसकी जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो लिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि पहला आपने लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस बंदे को लिख रहे हैं उससे रेलेवेंट है या नहीं। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आप जिस करंट कंडीशन के लिए लिख रहे हैं, क्या वो बात उससे रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, ये आपको मल्टीपल एग्जांपल्स में जब आप इसको लेटर्स को लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शेब। डॉक्टर शेब भी हमारे साथ आ गए हैं। हेलो डॉक्टर शेब। आई गेस उनको आवाज़ नहीं जा रही। चलें हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही वो हमारे साथ आते हैं तो फिर हम उन्हें भी ऑनलाइन लेते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल पैटर्न है किसी भी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का। हैंडिंग ओवर टू डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर उस्मान, आप अपनी कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहें तो। अ, जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने काफ़ी अच्छा जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी थोड़ा सा मैं बीच में जो मुझे लगता है ना वो चीज़ें जो ज़रूरी होनी चाहिए वो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये बात मेरे जहन में थी जो आपने अभी एंटर कर दी है कि जो लेटर आपने, जब भी आप इस तरह का लेटर देखेंगे ओईटी में,
प्रैक्टिस करते हुए या जाके एग्जाम में, तो आपने सबसे पहले उसके एंड पे राइटिंग टास्क पे जाना है। वहां पे जाके आपने पढ़ना है कि हमने लेटर का मकसद क्या है, मतलब किस कंसर्न्ड हम स्पेशलिस्ट को लिख रहे हैं, ठीक है, किस कंसर्न अथॉरिटी को लिख रहे हैं। वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, वो जो भी है। फिर वो उसके बाद ये देखना है कि हमने उसको लिखना किस चीज पे है, किस चीज के रेफरल के लिए लिखना है, या रेफरल के लिए लिखना है, या उसकी जो है ना वो ट्रांसफरेंस लेटर के लिए लिखना है, कुछ भी। ठीक है, वो टाइप ऑफ लेटर आपने देखना होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने देखनी है। तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो एक आप कह लें कि आप एक रास्ते पर, ट्रैक पे चल पड़ेंगे। अच्छा यार, मैंने अब ऊपर वाले लेटर में जो उन्होंने मुझे एक वो कह सकते हो कि रैंडमली जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की हुई है ना, उसको मैंने कैसे असेंबल करके ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना वो उसको प्रोफेशनल वे में तरतीब देना है। तो सबसे पहले आप इसमें जाओगे, क्योंकि आपने टाइम को अपने जो है ना वो जहन में रखना है। तो आप पहले ये लेटर के राइटिंग टास्क को पढ़ के आप जो है ना वो समझ लोगे, अच्छा यार ये रेफरल लेटर है और मैं किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या किसी को भी लिख रहा हूँ। तो मैंने अब बीच में से वो चीजें ही ढूंढनी है जो उसके लिए कंसर्न होंगी या उसके जो है ना वो काम के मुताबिक होंगी। ठीक है, उसके बाद वही चीज है कि सबसे पहले जो है ना वो आपने बीच में जो दो तीन मैं हैक्स बता देता हूँ, कि आप एक ना हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है जिसमें ना कुछ लाइंस हैं स्पेसिफिक, जो आपके जो इंट्रोडक्टरी, जो आपने मेन थीम ऑफ द लेटर होता है जो आपने पहले पैराग्राफ में लिखना है, उसकी कुछ स्पेसिफिक लाइंस होती हैं। फिर सेकंड पे आप जो है ना वो बेशक फैमिली हिस्ट्री पे जा सकते हो उसकी, या जो अपनी उसकी पर्सनल और मेडिकेशन हिस्ट्री है उस पे जो है ना वो जा सकते हो। वो भी वो लिखनी है जो उस स्पेसिफिक जो जिसको हम लिख रहे हैं ना उसके कंसर्न हो। फिर तीसरे पे आप जाओगे, उसकी जो रिसेंट विजिट है ना, उसको छोड़ के आपने सबसे पहले उसके प्रायर विजिट्स को जो है ना समराइज करना है। अब कुछ लेटर्स बहुत बड़े होते हैं, आपको चार पांच कंसेक्यूटिव विजिट्स के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। अब आपने वो लेटर की वर्डिंग्स को भी लिमिटेड रखना है, और साथ में जो क्रंच इंफॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज वे में जो है ना वो आपने लेटर में देनी है, उसको शक्ल देनी है। तो उसमें जो है ना वो बहुत मसले आते हैं कि आपकी वर्डिंग ज्यादा हो जाएगी, या आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में लिख जाओगे। तो उसमें ये होता है कि आपने जो प्रीवियस विजिट्स है ना उनको पांच छह लाइंस में जो है ना वो कंपाइल कर देना है। आपने मेन फोकस वो करना है कि जो रिसेंट विजिट था वो जो आया, और उसको आपने थोड़ा डिटेल में लिखना है। और फिर रिसेंट विजिट में जो थोड़ी बहुत भी जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है ना कि इम्पोर्टेंट है, वो आपने ऐड कर देनी है और सेफ साइड रहने के लिए, क्योंकि वो रिसेंट विजिट के ही मुताबिक जो है ना वो आपको रेफर करने के लिए कह रहा है। तो आपने रिसेंट विजिट को ज्यादा फोकस करना है, और पीछे वाले विजिट्स को जो है ना वो आपने कंपाइल शक्ल में जो है ना वो लिख देना है। तो ये चार पैराग्राफ्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद एंड वाला पैराग्राफ जो कंक्लूजन का होता है। अब एक मेन चीज ये होती है कि आपने इसको थोड़ी सी प्रोफेशनल शक्ल देनी है ना, तो आपने इसमें जो है ना वो कनेक्टिंग वर्ड्स ऐड करने होते हैं। और ये भी ध्यान रखना होता है कि मैं इन वर्ड्स की रेपिटेशन ना करता जाऊं। ठीक है, मसलन मैं कहूंगा ना कि मिस जो भी एक्स वाई जी इज अ नोन केस ऑफ ये कोई भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज। ठीक है, इन एडिशन ही हैज बीन टेकिंग, ही इज टेकिंग ये मेडिकेशन। ठीक है, अलोंग विद दिस। ठीक है, अब मैंने हेंस भी ऐड किया, मैंने फिर आगे कहूंगा कि हाउ एवर ही इज एलर्जिक टू दिस मेडिकेशन। ठीक है, दस ये वाला प्लान उसके लिए एडवाइस किया, ये भी चीज, कोई भी चीज। ठीक है, तो हमने कनेक्टिंग वर्ड्स जो है ना वो हर बार एक डिफरेंट वो वर्ड्स की कलेक्शन भी होती है। वो आप ये लेटर्स पढ़ेंगे ना या प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकेबलरी जो कनेक्टिंग वर्ड्स वाली है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यू हैव टू राइट लेटर्स जो कि उन सेंटेंसेस के जो है ना वो अप्रोप्रिएट हो, और फिर आपकी रेपिटेशन भी ज्यादा ना हो कि वो पढ़ने वाले को लगे कि यार इसको एक दो लफ्ज ही आते हैं और वही बीच में जो है ना वो ऐड करी जा रहा है। तो ये दो तीन चीजें थी। और जो कंक्लूजन वाले होते हैं ना, जो एंड वाला पैराग्राफ होता है, उसको भी आपने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना होता है। आपने सारी इंफॉर्मेशन जो है ना मैक्सिमम वो रिसेंट विजिट वाले पैराग्राफ में डाल के आखिर में हमें सिर्फ ये लिखना है कि वाई आई एम राइटिंग टू दैट कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, तो आपने और ये भी नहीं करना कि आपने अपना ओपिनियन जो है ना वो उस पर ठोंसना है कि यार अच्छा आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप ये कर दो। आपने रिस्पेक्टफुल वे में आप एक स्पेशलिस्ट को या आप किसी को जो है ना वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और एनीथिंग, वो मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो फर्दर असेसमेंट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक रिक्वेस्ट वाले ही अंदाज में जो है ना, और उसको थोड़ी सी जो है ना वो एक
अपने हाई एंड पे रखते हुए जो जिसको आप लिख रहे हो, आपने उस तरह से पैराग्राफ को लिखना है कि therefore I am requesting you to further assess this patient for this and this। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो आपने रिक्वेस्ट करनी है which can include this investigation or this investigation। ठीक है, अंडर योर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट या अंडर योर काइंड मैनेजमेंट, या इस तरह की वर्डिंग ऐड करके ना, ताकि जो लेटर रिसीव करने वाला है ना, उसको भी लगे कि यार ये मेरे से ओपिनियन मांग रहा है और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो चीज़ जो है ना वो कायम रहे आपकी जो प्रोफेशनल वे है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना वो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था। तो अब वो जो अगर आपको चीजों में मुश्किल होती है ना, क्योंकि हर लेटर की वर्डिंग जो है ना डिफरेंट होगी, हर लेटर की जो है ना वो सिम्टम्स पेशेंट्स के डिफरेंट होंगे, वो आपको डिफरेंट कमांड देंगे कि आपने इस तरह का लेटर लिखना है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि बजाय इसके कि आप हर लेटर को एक नई वर्डिंग में जो है ना लिखना स्टार्ट कर दें, जो चीजें लेटर में फिक्स्ड है ना कि आपने जो लेटर का स्टार्ट करना है वो एक ही तरह से करना है, कि मैं रेफरेंस लेटर लिख रहा हूँ तो मैंने ये लाइनें ही ऐड करनी है कि आई एम राइटिंग टू रेफर मिस एक्स वाई जी, जिनकी एज इतनी है, जो कि ये काम करते हैं, ठीक है, हुज साइन एंड सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ दिस स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, सो काइंडली असेस या कुछ भी आगे। ठीक है, तो वो एक सेट सेंटेंस आपको क्रैम करना पड़ेगा ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस जो है ना वो कम से कम हो। फिर आपकी सेम गोज फॉर द फैमिली हिस्ट्री। अब आप फैमिली हिस्ट्री में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री में वो हिस्ट्री को तो चेंज कर सकते हो, बट आप वर्डिंग ही चेंज करोगे, क्योंकि आप हर केस में वही वर्डिंग लिख सकते हो कि इज अ नोन केस ऑफ दिस, इज एलर्जिक टू दिस, या ये वाली दिस, इज टेकिंग दिस मेडिकेशन एंड दिस मेडिकेशन। ठीक है, तो वो चीज आप जो है ना वो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने उन सेंटेंसेस को भी याद करना है। और फिर इसमें ये भी बहुत होता है कि वो ओईटी वाले देखते हैं कि आप सेंटेंसेस कौन सा यूज कर रहे हो, टेंस कौन सा यूज कर रहे हो, पास्ट कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, या प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो हर पैराग्राफ के लिहाज से होता है। तो उसमें पहले पैराग्राफ में हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है, तो सेकंड पैराग्राफ जबकि फैमिली हिस्ट्री लिखनी है तो उसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपने इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो इसके जो है ना वो मेजर मार्क्स करते हैं कि आपने टेंस का इस्तेमाल सही नहीं किया, या आपने सेंटेंस को वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल शक्ल नहीं दी। ठीक है, बाकी अब बेशक इन्फॉर्मेशन कुछ थोड़ी सी एक्सक्लूड कर दो गलती से, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, उसका इतना मसला नहीं होगा। मसला ज्यादा इसका होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन तो ऐड कर दी लेकिन आपने टेंस का सही इस्तेमाल नहीं किया, या आपने वर्डिंग्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। फिर आपका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, सेम गोज फॉर दैट, कि आपने जैसे पहला पैराग्राफ को क्रैम किया ना उसकी वर्डिंग, अब लास्ट पैराग्राफ को भी क्रैम कर लो एज इट इज। और एंड पे यही कहूंगा कि वट एवर यू डू, प्रैक्टिस एज मच राइटिंग लेटर्स एज यू कैन, क्योंकि ये हमेशा प्रैक्टिस से ही आपकी जो है ना वो डिफरेंट सिनारियोज में आप जो है ना वो अपने आप को कंफर्टेबल कर लोगे। क्योंकि खुदा रास्ता वहां पे कोई डिफरेंट टाइप का लेटर आ जाता है ना, तो फिर आपने अगर प्रैक्टिस कम की होगी, बेशक आपको सारी चीजें पता है, तो आप वहां पे जो है ना वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में, या थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग में, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडिंग में आपका प्रॉब्लम होगी। तो सही। मेरे एंड पे यही था डॉक्टर गुल्ला। चलें ठीक है डॉक्टर उस्मान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऑडियंस को आप ये बताएं कि अगर एक बंदे ने तैयारी करनी है ओईटी की, और ख़ासतौर पर लेटर्स के हवाले से, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मिनिमम कितने लेटर्स वो प्रैक्टिस ज़रूर करें? शुड आई आंसर के? या अच्छा, आई थिंक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको एक बी प्लस वाला लेटर लिखने की। उसके लिए आपको कम से कम 15 to 20 लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। बीच में से 10 टाइप्स ऑफ रेफरल लेटर हो, क्योंकि वो बहुत कॉमन 98% रेफरल लेटर ही आते हैं। हम्म। ठीक है, बाकी ट्रांसफर्स लेटर या दूसरे लेटर जो होते हैं ना वो 2% सिर्फ उनके चांसेस होते हैं। तो आप हम्म। बीच में से 10 to 12 लेटर्स रेफरल लेटर की प्रैक्टिस करो मिनिमम, हम्म। और बाकी दूसरे लेटर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सही सही और सही। इसमें आपने ऐसे लेके चलना है कि पहले आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल 2-3 विजिट से, यानी कि सिंपल लेटर, सिंपल रेफरेंस लेटर, फिर आप उसको उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ बढ़ाते जाओ। हम्म। अच्छा, इसमें एक कुछ लोगों के जहन में हो सकता है कि हम इन जो रेफरल लेटर्स हैं या जो भी लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है तो हम उसके लिए कहाँ से लें जो सैंपल है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ओईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको 5 सैंपल लेटर्स जो है वहाँ से मिल जाएंगे।
तो आप वहाँ जो जी है जी। वो उसको ज़रूर आपने करना है। वो जो 5 लेटर्स है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम कंडीशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे होते हैं वो थोड़े से उन्होंने मुश्किल दिए होते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने आपको कोर्स में पढ़ाना है और सारी चीज़ें करनी है। तो आपको आई वुड सजेस्ट कि जो वेबसाइट पे जितने सैम्पल्स होते हैं ना, चाहे वो लिसनिंग के हो, रीडिंग के हो, राइटिंग के हो, जिस भी चीज़ के हैं, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो है ना वो एग्जाम कंडीशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा ये है कि हमने आपको एक बेसिक आउटलुक दिया है आज लेटर का। वैसे तो ये बहुत लंबा एक काम है जो इसकी टीचिंग है और सारा, तो बेसिक आउटलुक हमने आपको दे दिया है। इसके अलावा अगर आप अब आई वुड सजेस्ट यू कि जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में भेजा था, आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें, और फिर जो भी आप लोग लेटर लिखें तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास जब भी टाइम हुआ, डॉक्टर उस्मान के पास अगर टाइम हुआ, तो मैं उनको भी सेंड कर दूंगा, वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो है हम आपको उसमें रिस्पॉन्स करते रहेंगे। किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, अगर आपको किसी में आपको मसला आ रहा है, किसी भी इश्यूज हो रहा है लेटर लिखने में या वट एवर, तो आप जो है मुझे डायरेक्टली आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आई वुड ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी एक चीज़ जो है इसमें मैं और जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो जैसे उस्मान ने कहा कि जो जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें जो आपका ख़ास तौर पे इनिशियल जो पैराग्राफ है और जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, इसको आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एज सच क्रैम कर लें। क्योंकि मैंने भी यही गलती करता था जब उस्मान मुझे तैयारी करवा रहे थे, तो मैं जो है ना अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरी पहले से प्रैक्टिस है थी राइटिंग की और सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल आई वॉज मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमें जो है ना वो एक कह लें कि प्रोफेशनल लेटर लिखने की आदत नहीं होती। हम वैसे क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हमें इस एज सच जो है वो आदत नहीं होती। तो बार बार मैं गलत कर रहा था, तो फिर अपॉन डॉक्टर उस्मान रिकमेंडेशन मैंने फिर जो है एक टिपिकल जो एक लाइंस थी ना, वो एक तरह से कह लें कि क्रैम कर ली। आप, हम नहीं कहते कि आप वही वाली क्रैम करें, लेकिन आपने जो भी लाइंस लिखनी है ना वो आप उसको सेट रखें, फिक्स रखें, ताकि वो फिर आप बार बार जो है ना वो गलती के चांस, क्योंकि एग्जाम जब आपके पास होता है ना, उसमें आपके पास स्ट्रेस होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है और सारा एक प्रेशर क्रिएट किया होता है। तो उसमें आपका जो कह लेंगे क्रिएटिवनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो आपने अगर जो बेसिक लेआउट है, अगर आपके जेहन में एक टेम्पलेट होगा, तो फिर आप वहां पे जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर में आप गलती नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम आप गलती कर सकेंगे ना वो आप ये है कि जो बॉडी ऑफ लेटर इनिशियल और सब्सिक्वेंट विजिट्स हैं और जो फाइनल विजिट है, मैक्सिमम आपकी गलती का चांस सिर्फ उसी में रहेगा। तो उसमें भी अगर आपकी गलती हो भी जाएगी ना, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप जो है ना लेटर फेल कर लें। तो वी वुड सजेस्ट कि आप जो है ना इसी तरह से इसको लेके चलें। बाकी जो है वो सारी राइटिंग जो पहला है उसमें सारी सेम रहेगी, सिर्फ आपका पेशेंट का नाम, उसका प्रोफेशन और चीज़ें जो है ना वो चेंज होंगी। बाकी सारी कंडीशन जो है ना सेम रहेगी। आपने जो इनिशियल विजिट, सब्सिक्वेंट विजिट और उसमें आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी, बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली जो आपका ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ है, इसमें आपने खेलना है। तो इसके लिए आपने इन लेटर्स को लिखना है, और बाकी आप हमें जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन हैंड रेज किया, उस्मान कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, आपने वो एंड पे डॉक्टर अब्दुल्ला बात ऐड कर दी कि वो जो सेट पैटर्न है ना वो बहुत जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं कि वो शफलिंग करने लग पड़ते हैं, का मतलब कभी दिल किया एक पैराग्राफ को उन्होंने ऊपर कर दिया, कभी दिल किया दूसरे पैराग्राफ को ऊपर कर दिया। तो वो हम्म खुद इसमें फिर एट द एंड कंफ्यूज रहते हैं। हम्म अगर आप एक सेट पैटर्न के साथ चलेंगे ना, तो आपका जैसे आपने कहा है ना कि एक तरह का वो जैसे रिफ्लेक्स बन जाता है। जैसे हम मतलब कोई क्लिनिकली कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज करते हैं ना, तो हमारा एक पैटर्न को जब हम रिपीट करते जाते हैं ना, तो फिर हमें उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता, हमारे हाथ से खुद होता जाता है वो। हम्म तो वो हमारे लिए उस सिचुएशन में, जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर है सिचुएशन में, वो ज्यादा मुश्किल हो, वो ज्यादा इजी हो जाता है अगर रिफ्लेक्स बना हो। तो आप एक पैटर्न को पकड़ लें, वो जो भी पैटर्न है, ठीक है, इस पीडीएफ से ले लें आप, या ओईटी की वेबसाइट से टिप्स ले लें, ठीक है, लेकिन आपने एक पैटर्न को रखना है। तो टिप ऑफ द डे यही है कि स्टिक टू जस्ट वन पैटर्न, ठीक है, हम्म एंड प्रैक्टिस ऑन इट एज मच एज यू कैन। हम्म और दूसरी चीज ये है कि अभी ये चीजें बहुत ओवरवेलमिंग लग रही है, कि बहुत ही वाइड किस्म का मैं हमने एक ओवरव्यू दे दिया है, बहुत चीजें इसमें हैं। तो वो जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अपने आप का पता चलने लग पड़ेगा कि वेयर यू स्टैंड ऑन हम्म दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ओईटी, कि आप राइटिंग में किस जगह स्टैंड कर रहे हो। हम्म तो उसमें फिर आपको नेचुरली, आप जब किसी से लेटर चेक करवाओगे, मेरे से या डॉक्टर अब्दुल्ला से, तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन जो है ना,
वो फिर हम्म। वहां पे डिटेल में जो है ना वो फिर वो डिस्कशन होगी, और मिस्टेक्स या करेक्शन जो है ना वो होती जाएगी आपस में। तो बिल्कुल। अभी ओवरवेल्म होने की इतनी जरूरत हाँ नहीं है। जी। आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो एक एक सेंटेंस का जो है ना वो हम उसको पूरी उसको डिसाइफर करके प्रॉपर उसका जो है ना चैनल बना के आपको जो है ना वो आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो इसमें परेशान नहीं होना, अगर ये सोचने कि यार ये तो इतना बड़ा बात कर दिया तो इसको कैसे जो है ना वो मैनेज हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर उस्मान, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आपने भी तैयारी करवाई है, मैंने भी करवाई है, आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है लेटर लिखना और ओईटी को पास करना? यार आई वुड से कि शुरू में काफी ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर हम यहाँ पे बिल्कुल भी आदी नहीं होते इस चीज के। तो हम्म। हमें उससे यहाँ तक की ट्रांजिशन बस मुश्किल लगती है। हम्म। ठीक है। बट आई गेस आफ्टर 4 और 5 लेटर्स, ठीक है, वो बिकम कंफर्टेबल। ठीक है, तो जब कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं ना तो असली फिर जो आपकी राइटिंग स्किल्स होते हैं ना या असली जो करेक्शन होती है वो फिर तब स्टार्ट होती है। हम्म। तो ये चीज जो है ना वो मैंने देखी है कि वो ट्रांजिशन बड़ी जो है ना वो पेनफुल होती है कि यार अच्छा ये तो कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसा लेटर लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्डिंग मेरी क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ। हम्म। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम्म। चलें। और आप। हर कोई, डॉक्टर अब्दुल्ला, हर कोई कर सकता है। ठीक है, हम्म। प्रैक्टिस करेगा तो किसी को अगर लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो कर लेगा, इसमें कोई इजी मुश्किल काम नहीं। हम्म। चलें। टाइम भी ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान आपके टाइम का। बाकी जजाकल्ला। अगर आप सबको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम दोनों जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमें जो है मैसेज इसको कर कह रहा है सकते। मैं। हाँ, जो भी लोग ठीक ऑडियंस हो हैं, गया। तो आप लोग जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हम आपके लिए जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर उस्मान, जज़ाकल्लाह एवरीवन। ओके, आई थिंक वी ओके। सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।